स्वागत है। आज से हम आपके लिए कंप्यूटर क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स में 8 से 10 नंबर का जो कंप्यूटर है वो आता है, जो कि यहाँ पर अलग अलग हम आपके लिए चैप्टर लेके आए हैं। तो आपको टॉपिक वाइज इसको क्लियर करेंगे, साथ ही साथ जो उसमें MCQ होते हैं, ऑप्शनल जो क्वेश्चन होते हैं वो आपको यहाँ पे सॉल्व करवाएंगे। तो इसमें इतनी तैयारी आपकी हो जाएगी कि अगर आप इसको ध्यान से पढ़ोगे तो 10 में से 8 या 9 मार्क्स आप आसानी से कवर कर लोगे। तो दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं। जो नंबर 1 चैप्टर है हमारा वो है कंप्यूटर सामान्य परिचय, जर्नल इंट्रोडक्शन। तो दोस्तों सबसे पहला सवाल ये है कि कंप्यूटर है क्या एक्चुअल में। देखो, कंप्यूटर एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, ठीक है। देखो, कंप्यूटर क्या है, एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है और तीव्र गति से कार्य करता है और कोई गलती नहीं करता है। ये इसकी खासियत है कि ये तीव्र गति से कार्य करता है, कोई इसमें मिस्टेक नहीं होती है और इसकी क्षमता है वो भी लिमिटेड है, सीमित है। और जो मेन बात यहाँ पे है कि यह अंग्रेजी के शब्द कंप्यूट से बना है। कंप्यूट का मतलब क्या होता है, गणना करना, ठीक है। जैसे हम किसी चीज़ की गणना करते हैं। एक्चुअल में सबसे पहले हुआ क्या था, जो सबसे पहले कंप्यूटर का आविष्कार हुआ था वो सिर्फ गणना करने के लिए हुआ था। उसी से इसका नाम क्या पड़ा है, कंप्यूटर पड़ा है, जिसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए शुरुआत की गई थी इसकी। और धीरे धीरे अब इसका एरिया काफ़ी वाइड हो चुका है। आम जीवन में हम जहाँ देखेंगे कंप्यूटर वहीं यूज़ होने लग गया है, ठीक है। हिंदी में इसको क्या कहते हैं, सैगणक कहते हैं। हिंदी में इसको सैगणक कहते हैं और इसको उपयोग बहुत सारी सूचनाओं को प्रोसेस करने में और इकट्ठा करने में होता है, ठीक है। एक्चुअल में प्रोसेस का मतलब क्या है, यहाँ पर जो ये प्रोसेस दिया गया है इसका मतलब ये होता है कि अलग अलग जगहों से सूचनाओं को एक जगह इकट्ठा करना और उसमें से जो हमारे लिए महत्वपूर्ण जानकारी होती है उसको हमारे लिए निकाल देना, वो क्या कहलाता है, प्रोसेस कहलाता है, ठीक है। और इकट्ठा करना यानी ये इसको स्टोर भी कर सकता है। तो होता क्या है एक्चुअल में, कंप्यूटर की परिभाषा क्या है। कंप्यूटर एक ऐसा यंत्र है जो डेटा को ग्रहण करता है और वह सॉफ्टवेयर व प्रोग्राम के अनुसार किसी परिणाम के लिए इसको क्या करता है, प्रोसेस करता है, ठीक है। इसको क्या करता है, वो प्रोसेस करता है, जो इसको हमें जो परिणाम चाहते हैं उसके अनुसार प्रोसेस करता है। कंप्यूटर को बुद्धि को कृत्रिम बुद्धि की संज्ञा दी गई है। देखो, कंप्यूटर के पास जैसे मानव के पास होती है, नेचुरल होती है, प्राकृतिक होती है, वैसी बुद्धि नहीं होती। कंप्यूटर की जो बुद्धि है उसको क्या कहा गया है, कृत्रिम बुद्धि कहा गया है और इसकी समझ शक्ति मनुष्य की तुलना में उच्च होती है, ठीक है। अब हमारी जो समझ शक्ति है वो लिमिटेड है, हम ज़्यादा समय तक एक इन्फॉर्मेशन को याद नहीं रख सकते अगर वो ज़्यादा महत्वपूर्ण ना हो तो। लेकिन कंप्यूटर में क्या होता है, एक बार जो हमने जो मेमोरीज में स्टोर कर दी वो इसमें काफ़ी लंबे समय तक, और या जब तक इसमें कोई हार्डवेयर में गड़बड़ नहीं आएगी तब तक ये ऐसे ही चलता रहेगा। जैसे आप फ़ोन में भी देखते हो, फ़ोन क्या है, एक छोटी तरह का कंप्यूटर है। तो इसमें आप मेमोरी कार्ड डालते हो ना, GB के, ठीक है, 2 GB, 4 GB, 16 GB, 32 GB। तो वो सारे क्या हैं, इसकी स्मरण शक्ति है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है, कंप्यूटर के लिए प्रारंभिक शब्द क्या है, एलिमेंट्री वर्ड्स रिलेटिंग टू कंप्यूटर। तो कंप्यूटर के लिए दो ही महत्वपूर्ण शब्द हैं, एलिमेंट्री, डाटा और इंफॉर्मेशन, डाटा और सूचना। डाटा क्या होता है, एक्चुअल में होता क्या है, कंप्यूटर में सबसे पहले डाटा कंप्यूटर को दिया जाता है और डाटा को वो प्रोसेस करके क्या निकालता है, उसमें से इंफॉर्मेशन निकाल देता है, ठीक है। यही है कंप्यूटर का सारा काम, डाटा को प्रोसेस करेगा और उसमें से क्या निकाल देगा, इंफॉर्मेशन निकाल देगा। अब डाटा क्या होता है, अव्यवस्थित आंकड़ा है, अव्यवस्थित आंकड़ा या तथ्य। ये कोई व्यवस्थित तथ्य नहीं होते। जैसे आपके पास कोई बहुत सारी जानकारी है, वो क्या है, डाटा है, और ये प्रोसेस से पहले की अवस्था है। मैंने बताया है आपको, डाटा होता है, डाटा को क्या करेगा, प्रोसेस करेगा और उससे क्या बन जाएगा, इंफॉर्मेशन बनेगी। कैसे होगा, डाटा को प्रोसेस किया और उससे क्या निकाल ली, इंफॉर्मेशन निकाल ली जो हमारे लिए यूजफुल होगी, ठीक है। डाटा कितने टाइप का होता है, डाटा दो टाइप का होता है, न्यूमेरिकल डाटा
और अल्फा न्यूमेरिकल डाटा, यानी संख्यात्मक डाटा और अल्फा न्यूमेरिकल डाटा। संख्यात्मक डाटा में क्या होता है, सिर्फ संख्याएं होती हैं, जैसे 0 से 9 तक संख्याओं का प्रयोग होता है, वो क्या होता है, न्यूमेरिकल डाटा होता है। जैसे हमारा रोल नंबर है कक्षा में, या जनगणना है, या किसी कर्मचारी का वेतन है, वो सारे क्या हैं, संख्यात्मक हैं। जैसे रोल नंबर 23, ठीक है। और जैसे जनगणना में जैसे हरियाणा की जनसंख्या की गई, वो अनुमानित जनसंख्या 32 लाख या 23 लाख 22,290, ऐसे कुछ, ये क्या है, सारे संख्यात्मक डेटा हैं। और अल्फा न्यूमेरिकल डाटा वो डाटा होता है जिसमें संख्या के साथ साथ अक्षरों और चिन्हों का भी प्रयोग किया जाता है, वो क्या होता है, अल्फा न्यूमेरिकल डाटा, ठीक है। और डाटा हमेशा याद रखना है हमने, प्रोसेस से पहले की अवस्था है, मतलब उसको प्रोसेस नहीं किया गया है, बहुत सारा होता है डाटा। तो हर एक जो कोई भी लाइन लिख रखी है वो डाटा ही है, और उसमें से फिर प्रोसेस करके जो लिए जरूरी होता है हमारे लिए वो निकाल देते हैं, वो क्या होती है, इंफॉर्मेशन, सूचना। अल्फा न्यूमेरिकल डाटा जैसे हमारा एड्रेस, जैसे हाउस नंबर 98, विलेज, और फिर तहसील, डिस्ट्रिक्ट, इस प्रकार से ये क्या होता है, एड्रेस होता है। इसमें न्यूमेरिकल डाटा भी आता है और अल्फ़ाबेट्स भी यूज होते हैं, तो इसको अल्फा न्यूमेरिकल डाटा कहते हैं। इसके बाद आता है सूचना। जो दूसरा एलिमेंट्री वर्ड है कंप्यूटर का, वो है सूचना। आपको याद रखना है, कंप्यूटर के दो ही एलिमेंट्री वर्ड हैं। ये क्वेश्चन बन जाते हैं, या तो आपको ध्यान से नहीं देख रहे होगे, लेकिन क्वेश्चन ऐसे पूछेंगे, एलिमेंट्री वर्ड रिलेटेड टू कंप्यूटर आर, डेटा, इंफॉर्मेशन, और दो ऑप्शन और दे देंगे, या फिर ए और बी ऐसे कर देंगे, तो आपको ए प्लस बी वाला वहाँ पर सही कर देना है। सूचना क्या होती है, यह अव्यवस्थित डाटा को प्रोसेस करने के बाद जो परिणाम प्राप्त होता है वो व्यवस्थित प्राप्त होता है, वो क्या कहलाता है, सूचना कहलाती है, ठीक है। अब कोई भी अव्यवस्थित डाटा हमें दिया गया, कि बहुत सारे जैसे डाटा दे दिए, और उनमें से जो हमें चाहिए था वो निकाल के हमें जो मिला है, वो क्या कहलाती है, इंफॉर्मेशन कहलाती है, सूचना कहलाती है। इसके बाद आते हैं कंप्यूटर की विशेषताएं। कंप्यूटर की क्या विशेषताएं हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, यह तीव्र गति से कार्य करता है, समय की बचत करता है। देखो, तेजी से कार्य करेगा तो समय की बचत तो होगी, ठीक है। दूसरी बात, ये त्रुटि रहित कार्य करता है। नंबर 3 पर है, यह स्थायी तथा विशाल भंडारण की क्षमता की सुविधा देता है। विशाल भंडारण तो मैंने आपको पहले ही समझा दिया था, जैसे गीगाबाइट है, जीबी, मेमोरी कार्ड्स वगैरह, हार्ड डिस्क वगैरह। और स्थायी होता है, ये परमानेंट होता है, एक बार आपने डाटा स्टोर कर दिया तो फिर दोबारा उसमें स्टोर करने की जरूरत नहीं होती है। चौथा पॉइंट है, यह पूर्व निर्धारित निर्देशों, प्री डिफाइंड इंस्ट्रक्शन के अनुसार तीव्र निर्णय लेने में सक्षम है। जो इसमें पहले से इंस्ट्रक्शन होते हैं उसी के अनुसार ये निर्णय लेता है, क्योंकि इसकी अपनी नेचुरल या कहते हैं इस बुद्धि तो है नहीं इसके पास, तो जो इसके अंदर इंस्ट्रक्शन हमने फिट की हैं उसी के अनुसार ये क्या करता है, डिसीजन लेता है, और उसी के अनुसार ये हमें रिजल्ट देता है। और जो ये प्री डिफाइंड इंस्ट्रक्शन होती हैं, इनका अगर एक सेट बना दें, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, मतलब बहुत सारे इंस्ट्रक्शन को एक साथ ले लें तो वो क्या बन जाता है, सॉफ्टवेयर, ठीक है। सॉफ्टवेयर जैसे आपके मोबाइल का सॉफ्टवेयर है, कोई सॉफ्टवेयर है, एक तो होता है बेसिक सॉफ्टवेयर जिसके ऊपर ये रन करता है, और दूसरा एप्लीकेशन होती हैं जो इसमें हम अलग से इसके लिए बना सकते हैं। तो वो सारे क्या होते हैं, वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होते हैं। उनमें इंस्ट्रक्शन को वन बाय वन किया होता है, कि अगर आप ये ऑप्शन चूज करोगे तो वो इंस्ट्रक्शन निकल के सामने आ जाएगी। ये सारा हम आपको आगे डिटेल में समझाएंगे। इसके बाद कंप्यूटर के उपयोग, कंप्यूटर के यूजेस क्या क्या हैं वो हम यहाँ पे देखेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में आजकल जैसे आप मोबाइल को ही देख लो, मोबाइल एक मिनी कंप्यूटर है, तो शिक्षा के क्षेत्र में आप इसका उपयोग कर रहे हो। और जैसे शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर का तो बहुत ज़्यादा यूज़ है, कंप्यूटर के लिए अलग से टॉपिक है और हम यहाँ पे कंप्यूटर ही पढ़ रहे हैं। वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्र में जो साइंटिफिक रिसर्च होती है उनके लिए अलग से साइंस जो होते हैं कंप्यूटर बनाए जाते हैं, साइंटिफिक कंप्यूटर बनाए जाते हैं जो उसी टाइप के सॉफ्टवेयर के ऊपर बेस होते हैं।
और वो साइंटिफिक रिसर्च में ही यूज़ होते हैं। जैसे आपने कभी रॉकेट लॉन्च वगैरह के वीडियो देखे हों तो उसमें बहुत सारे जो वैज्ञानिक हैं अंदर बैठ के कंप्यूटर पर काम कर रहे होते हैं उसके लॉन्च से पहले, और उसके जो डाटा कैलकुलेशन बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो साइंटिफिक रिसर्च में ये काम आते हैं। रेलवे वायुयान आरक्षण नंबर 3 है। तो आजकल तो आप देख रहे हो सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, तो उसके लिए जैसे रेलवे टिकट हैं, वायुयान टिकट हैं, जो एयरलाइन टिकट हैं, आपको सभी जगह पे कंप्यूटर के माध्यम से ही काम किया जा रहा है। बैंक में बैंकिंग के क्षेत्र में तो आज बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर ली है। 50% से ज़्यादा काम आप घर बैठे कर सकते हो, वो सारे कंप्यूटर की सहायता से ही और इंटरनेट की सहायता से हम संभव कर सके हैं। उसके बाद है चिकित्सा के क्षेत्र में, मेडिकल के क्षेत्र में भी कंप्यूटर बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। जैसे कोई बीमार व्यक्ति होता है तो उसको जैसे ऑटोमेटिक मशीनों पर छोड़ देते हैं, वो अपने आप उसमें ईयर की और जैसे हार्ट बीट की चेक करते रहते हैं, वो सारा क्या है, कंप्यूटर है एक टाइप के। रक्षा के क्षेत्र में देश के डिफेंस के लिए जो है वो बहुत सारी जगह पर कंप्यूटर हमारा यूज़ होता है। प्रकाशन के क्षेत्र में जैसे बुक्स वगैरह को पब्लिक करते हैं तो उसके लिए प्रिंटिंग के जो फ़ॉन्ट होते हैं वो सारे कंप्यूटर में बहुत टाइप के फ़ॉन्ट है। आपके फ़ोन में भी फ़ॉन्ट का कोई ऑप्शन होगा, आप चेक कर लेना। व्यापार के क्षेत्र में, ठीक है, व्यापार में तो बहुत ज़्यादा यूज़ है इसका। जैसे आप कहीं होटल वगैरह में जा रहे हो, उसकी मैनेजमेंट है, या कोई जैसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर वगैरह भी बनते हैं इसके लिए अलग से, और इंटरनेट के माध्यम से भी आजकल बिजनेस बहुत आसान हो गया है। संचार के क्षेत्र में कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन जैसे मोबाइल है एक टाइप का कम्युनिकेशन करता है, तो कम्युनिकेशन यानी एक जगह से दूसरी जगह पर कोई मैसेज पहुंचाना ही कम्युनिकेशन है, तो ये कंप्यूटर बड़ी आसानी से कर लेता है। प्रशासन के क्षेत्र में सरकार चलाने के लिए लोग, जैसे एक होटल का मैनेजमेंट करता है कोई व्यक्ति, तो एक तरह का होटल का एडमिनिस्ट्रेशन करता है, वो उसको कंप्यूटर के माध्यम से उनका रिकॉर्ड रखना, उनकी वेतन का रिकॉर्ड रखना, उनकी हाजिरी का रिकॉर्ड रखना, इसमें सारा कंप्यूटर बहुत ज़्यादा काम आता है। मनोरंजन के क्षेत्र में जैसे हम मोबाइल या कंप्यूटर के माध्यम से यूट्यूब जैसी एप्लीकेशनों का यूज़ करते हैं, तो उसमें ये कंप्यूटर के यूजेस हैं। और आज के क्षेत्र में मैं ये कहूँगा कि कंप्यूटर के बिना जो हमारी लाइफ है वो बिल्कुल इम्पॉसिबल सी ही हो गई है, क्योंकि अ, हम जहाँ पे भी जाते हैं सारी मैनेजमेंट और सारी चीज़ें कंप्यूटर के माध्यम से ही संचालित की जा रही हैं। ठीक है, कंप्यूटर के कार्य क्या हैं, फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, अब कंप्यूटर बेसिकली 4 कार्य करता है: डेटा कलेक्शन, डेटा स्टोरेज, डेटा प्रोसेसिंग और डेटा आउटपुट। ठीक है, सबसे पहले वो क्या करेगा, डेटा को कहीं ना कहीं से कलेक्ट करेगा। आप उसमें मैन्युअली दे सकते हो या इंटरनेट से आप क्या करते हैं, डेटा को कलेक्ट करते हैं, तो वो क्या कहलाता है, डेटा कलेक्शन, और हिंदी में कहेंगे तो वो क्या कहलाएगा, डेटा संकलन। दूसरी की बात है डेटा स्टोरेज, डेटा को अपने अंदर सेव रखना, वो क्या कहलाता है, डेटा स्टोरेज। उसको हिंदी में क्या कहते हैं, डेटा संचयन। ठीक है, ये आपको याद रखने हैं, डेटा संकलन यानी कलेक्शन, डेटा स्टोरेज यानी संचयन, और तीसरा है डेटा प्रोसेसिंग। ठीक है, डेटा संसाधन, जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट डेटा होता है उसको बाहर निकालना, वो क्या कहलाती है, डेटा की प्रोसेसिंग कहलाती है। और डेटा आउटपुट यानी जो डेटा होता है, इम्पोर्टेंट डेटा होता है, उसको बाहर देना कंप्यूटर का मेन फंक्शन है, कार्य है। ये डेटा को कहीं से कलेक्ट करता है, उसके बाद उसको स्टोर करता है, उसको हमारी रिक्वायरमेंट के अनुसार प्रोसेस करता है और वो हमें दे देता है, यानी डेटा निर्गमन कर देता है, डेटा को आउटपुट कर देता है। ये कंप्यूटर के 4 कार्य हैं। ये भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं, आपको याद रखना है। नंबर 1 डेटा संकलन, डेटा संचयन, डेटा संसाधन और डेटा निर्गमन। ठीक है, इसके बाद डेटा प्रोसेसिंग और इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। डेटा प्रोसेसिंग और इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग को हम ईडीपी भी कह सकते हैं। कंप्यूटर क्या करता है, ईडीपी पर ही कार्य करता है। तो कंप्यूटर के निर्माण से पहले निश्चित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए डेटा का संकलन, संसाधन और निर्गमन हस्तचालित विधि यानी मैनुअल मेथड से होता था, जिसे डेटा प्रोसेसिंग कहते थे। देखो, डेटा प्रोसेसिंग का क्या मतलब है, डेटा प्रोसेसिंग का मतलब है जब कंप्यूटर नहीं थे तो उससे पहले किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए
हम डेटा का जो संकलन करते थे, यानी डेटा को कलेक्ट करते थे अलग अलग जगह पर। जैसे एक मकान बनाना है तो उसके लिए भाई क्या क्या चाहिए, उसके लिए जैसे ईंट चाहिए, पत्थर चाहिए, सीमेंट चाहिए, और भाई जैसे मजदूर चाहिए, उसके लिए मिस्त्री चाहिए। ये सारे क्या हैं, ये डाटा का संकलन है, डाटा का कलेक्शन है। उसके बाद उनको स्टोर करते थे, यानी संसाधन करते थे, प्रोसेस करते थे, एक्चुअल में उनको लेके आते थे और निर्गमन करते थे, फिर उनसे वो चीज़ करवाते थे। वो सारा जो होता था वो मैनुअल मेथड से किया जाता था, यानी अपने हाथों से किया जाता था। कंप्यूटर से पहले कोई भी डाटा को जो हमें चाहिए होता था एक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, तो वो सारा कार्य जो था उसको क्या कहते थे, डेटा प्रोसेसिंग कहते थे। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का विकास हुआ, इन सभी चीज़ों के लिए कंप्यूटर का उपयोग होने लगा, तो ये क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग कहते हैं इसको। जैसे आप यहाँ पर इस यूट्यूब चैनल पर ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हो, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग ही कर रहे हो। एक्चुअल में आपको क्या चाहिए था, डेटा चाहिए था एजुकेशन से रिलेटेड, लेकिन आपने मैनुअल मेथड को उसको प्रोसेस करने की बजाय इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग का तरीका चुना। ठीक है, आपने जो डाटा का संकलन था, डाटा को कलेक्ट करना था, आपने उसको प्रोसेस करना था और अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार जो आउटपुट करना था, ये सारा काम आपने किससे किया, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से किया। तो ये क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। यानी इन सभी कार्यों को करने के लिए, यानी डेटा का संकलन और डेटा का संसाधन और डेटा को निर्गमन करने के लिए जो आप कंप्यूटर का यूज कर रहे हो, वो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। ठीक है, डेटा प्रोसेसिंग का मुख्य लक्ष्य अव्यवस्थित डाटा से व्यवस्थित डाटा को प्राप्त करना है, जिसका उपयोग निर्णय लेने के लिए हम करते हैं। जैसे देखो, आप मैंने आपको पहला भी बताया था कि डेटा और उसको प्रोसेस करके क्या करते हैं, हम इंफॉर्मेशन लेते हैं। यही है ना हमारा डेटा। क्या होता है, अव्यवस्थित आंकड़ा होता है। कोई डाटा कहीं है, कोई कहीं है, वो, और फिर उससे इंफॉर्मेशन बनाना, जो ज़रूरी चीज़ जो हमें चाहिए है, ये सारा जो प्रोसेस है वो क्या है, डेटा प्रोसेसिंग है। जो हमें चाहिए वही इंफॉर्मेशन हमें मिले, उसके लिए हमें डाटा को क्या करना पड़ेगा। होता क्या है कंप्यूटर में जैसे ही हम डाटा देते हैं, जो कंप्यूटर को हम या मैन्युअली दे रहे हैं या हम इंटरनेट से दे रहे हैं, तो वो उसको क्या लेता है, एज ए इनपुट के रूप में लेता है, उसको प्रोसेस करता है और आउटपुट देता है। किसके अकॉर्डिंग देता है, प्रोग्राम के अकॉर्डिंग। और प्रोग्राम क्या होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। और आउटपुट में क्या देता है, इंफॉर्मेशन देता है। यानी ओवरऑल होता क्या है, हमें क्या मिलती है, डेटा से इंफॉर्मेशन मिलती है, इनपुट से आउटपुट मिलती है, प्रोसेस बीच में होती है। प्रोसेस कैसे होती है, प्रोग्राम के अनुसार। कंप्यूटर सिस्टम। अब कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है, कंप्यूटर सिस्टम एक उपकरणों का समूह है जो एक साथ मिलकर डाटा को प्रोसेस करते हैं। कंप्यूटर सिस्टम में अनेक इकाइयाँ होती हैं जिनका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग में होता है। इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग हमने आपको पहले भी समझाया है। ये क्या होता है, उपकरणों का एक समूह। अब कंप्यूटर में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे विजुअल डिस्प्ले यूनिट होती है, जिसको हम मॉनिटर भी बोलते हैं। ठीक है, जिसमें हम आप की इंफॉर्मेशन देखते हैं। इसके अलावा सीपीयू होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और सीपीयू में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इनपुट के लिए कीबोर्ड और आउटपुट के लिए जैसे मॉनिटर बताया आपको या प्रिंटर जैसी डिवाइसेस, ये सब मिलकर क्या बनाते हैं, कंप्यूटर बनाते हैं। तो इसमें कौन सी चीज़ होती है, इनपुट यूनिट होती है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है और आउटपुट यूनिट होती है। ये सारी मिलकर क्या बनाते हैं। इसके अलावा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट और आउटपुट यूनिट होते हैं। इनपुट यूनिट क्या होता है, जिस यूनिट की सहायता से हम कंप्यूटर को डाटा प्रोवाइड करते हैं या कंप्यूटर में जो डाटा है वो एंटर करते हैं या डालते हैं, पल्स के रूप में ये प्रवाहित होता है।
वो क्या कहलाती है? इनपुट यूनिट कहलाती है। जैसे हमारा कीबोर्ड है, उससे हम क्या करते हैं? इनपुट देते हैं कंप्यूटर को। मान लिया आपको कंप्यूटर के किसी प्रोग्राम खोल रखे आपने, उसके अंदर आपको ABCD ऐसे कुछ टाइप करना है, तो उसके लिए क्या यूज करेंगे हम? डायरेक्ट सी बात है, कीबोर्ड यूज करेंगे। तो कीबोर्ड क्या है? एक इनपुट यूनिट है। जैसे ATM में होता है, जब आप ATM में पैसे निकालने के लिए जाते हो तो आपको वहाँ पर अपना पिन नंबर डालना पड़ता है। तो ये पिन नंबर क्या होता है? जो डालते हैं किसकी सहायता से डालते हैं? कीपैड की सहायता से डालते हैं। तो ये कीपैड क्या है? एक इनपुट इकाई के रूप में कार्य करती है। इसके अलावा जो दूसरा ऑप्शन है, जो दूसरा इस कंप्यूटर का जो इकाई है वो क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, CPU। कई बार तो एग्जाम्स में इसमें डायरेक्टली फुल फॉर्म पूछ लेते हैं कि CPU की फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये आपको याद रखना है। इसे प्रोसेसर भी कहते हैं। यह एक इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोचिप है और डेटा को इन्फॉर्मेशन में बदलते हुए क्या करता है? ये प्रोसेस करता है। कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। CPU को क्या कहा जाता है? कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। और यह कंप्यूटर सिस्टम के सारे कार्यों को ही नियंत्रित करता है। यह और इनपुट और आउटपुट में रूपांतरित करता है, इनपुट को आउटपुट में रूपांतरित करता है। यह इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट मिलकर एक पूरा क्या बनाते हैं? कंप्यूटर सिस्टम बनाते हैं। तो अब प्रोसेसर के बारे में बता देता हूँ मैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो भी सूचना हम कंप्यूटर को देते हैं वो कहाँ जाती है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी CPU में जाती है। CPU क्या है? एक टाइप का प्रोसेसर है जो डाटा होता है उसको प्रोसेस करता है। यह एक इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोचिप है। ये एक चिप टाइप है। जैसे एक प्लेट होती है, उसके ऊपर बहुत सारा हार्डवेयर लगा होता है अलग अलग टाइप का। वो क्या करता है? सॉफ्टवेयर के अनुसार डेटा को इंफॉर्मेशन में प्रोसेस करता है। इसको कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है CPU को कंप्यूटर का ब्रेन? क्योंकि ये सारे जो कंप्यूटर के कार्य होते हैं उनको क्या करता है? नियंत्रित करता है। इसलिए कंप्यूटर को क्या, इसका CPU को कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। आउटपुट और इनपुट यूनिट में तालमेल बिठाता है ये। और इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी CPU मिलकर क्या बनाते हैं? पूरा कंप्यूटर सिस्टम बनाते हैं। ये यहाँ पर एक कंप्यूटर सिस्टम ही दिया गया है। ये क्या है? एक कंप्यूटर सिस्टम है जिसमें इनपुट यूनिट है, आउटपुट यूनिट है और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है यानी CPU। CPU के अंदर क्या क्या होता है? अभी ये है अर्थमेटिक, लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट और मेमोरी यूनिट। तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट को क्या कहते हैं हम? ALU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। कंट्रोल यूनिट और मेन मेमोरी होती है इसके अंदर। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का प्रयोग अर्थमेटिक ऑपरेशन और लॉजिकल ऑपरेशन के लिए किया जाता है। अर्थमेटिक ऑपरेशन क्या होते हैं? जैसे आप प्लस करते हो या माइनस करते हो, ठीक है, वो क्या है? अर्थमेटिक ऑपरेशन है। लॉजिकल ऑपरेशन क्या होते हैं? एक से दूसरी चीज़ को कंपेयर करना। क्या एक बड़ा है 2 से? तो आपको आंसर मिलेगा नो। तो ये क्या है? लॉजिकल ऑपरेशन है। तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर ही होता है। इसके अंदर कंट्रोल यूनिट होता है। कंट्रोल यूनिट क्या करता है? जो भी सारे ऑपरेशन आपके चल रहे हैं, इनपुट यूनिट के हैं, आउटपुट यूनिट के हैं या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के हैं, उन सबको क्या करता है? कंट्रोल करता है कि उनमें से कोई भी गड़बड़ ना करे। मेन मेमोरी या मेमोरी कह ले, वो क्या करती है? ये जो सारा घटनाक्रम चल रहा है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर, उसको स्टोर करने का काम क्या करती है? मेमोरी करती है। तो हमें कंप्यूटर सिस्टम के बारे में पता चल गया। उसके अंदर इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट और CPU यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट मिलकर एक कंप्लीट कंप्यूटर सिस्टम का निर्माण करते हैं। और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट और मेन मेमोरी होते हैं। ये भी आपको क्वेश्चन बना के दिया जा सकता है। अब अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट के बारे में मैंने आपको पहला ही बता दिया। इसका उपयोग अंकगणित या तार्किक गणना में होता है। अंकगणित यानी जोड़ घटा गुणा भाग इत्यादि, ये है अर्थमेटिक। और लॉजिकल क्या होता है? जैसे तुलनात्मक यानी बड़ा है,
छोटा है या बराबर है, ये सारे अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के ऑपरेशन हैं। उसके बाद आता है कंट्रोल यूनिट, यानी ये कंट्रोल करता है, ये कंप्यूटर के सारे कार्यों को नियंत्रित करता है। ये कंप्यूटर के सारे भागों के बीच और उनकी गतिविधियों के बीच तालमेल को बैठाता है। कौन बैठाता है? कंट्रोल यूनिट। यानी कंट्रोल यूनिट एक तरह से पूरे कंप्यूटर को कंट्रोल करती है कि जो कंप्यूटर में इनपुट दी गई है, आउटपुट दी गई है, और जो डिवाइस उसके अंदर अटैच किए गए हैं या जो प्रोसेसर है, उन सब के बीच जो तालमेल है वो कौन बनाए रखता है? कंट्रोल यूनिट बनाए रखता है। और कंट्रोल यूनिट किसका हिस्सा है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का ही हिस्सा है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में 3 हिस्से हैं: अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट और मेन मेमोरी। अब हम पढ़ेंगे मेन मेमोरी के बारे में। मेमोरी यूनिट में क्या होता है? ये डेटा तथा निर्देशों के संग्रह करने में इसको प्रयुक्त होता है। मेमोरी कितने टाइप की होती है? मेमोरी 2 टाइप की होती है। मेमोरी को 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। तो प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी को आप कैसे समझ सकते हो? जैसे वर्तमान में अगर कोई भी इंफॉर्मेशन जो हम यूज कर रहे हैं और कंप्यूटर उसको प्रेजेंट में यूज कर रहा है, वो क्या कहलाती है? प्राइमरी मेमोरी। और बाकी जो मेमोरी बच गई है उसको स्टोर कर लेता है ताकि उसका बाद में यूज किया जा सके, उसको हम कहते हैं सेकेंडरी मेमोरी। जैसे मान लिया, मैं आपको समझा देता हूँ, मान लिया कंप्यूटर है हमारा, उसके अंदर 1000 इंस्ट्रक्शन है, ठीक है, मान लेते हैं 1 मिनट के लिए। उसमें से फिलहाल जो हम एक ऑपरेशन कर रहे हैं कोई भी कंप्यूटर के ऊपर, जैसे आप ये यूट्यूब का वीडियो ही देख रहे हो स्टडी विद संतोष चैनल पर, तो उसके लिए जो डाटा है 1000 में से वो 800 इंस्ट्रक्शन को उसने ले रखा है, वो उनके ऊपर काम कर रहा है। तो इन चीज़ों को कौन स्टोर कर रहा है? ये जो 800 इंस्ट्रक्शन है ये प्राइमरी मेमोरी है, और जो बाकी इंस्ट्रक्शन बच गए हैं फ्यूचर के लिए वो क्या है? उसकी सेकेंडरी मेमोरी है। तो ये इसकी 2 टाइप की मेमोरी होती है। उसके बाद आता है आउटपुट यूनिट। आउटपुट यूनिट क्या होता है? वैसी इकाई जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से डेटा लेकर इसे यूजर के समझने योग्य बना देता है। जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है उससे, इस यूनिट से डाटा लेकर आउटपुट यूनिट हमें यानी यूजर तक पहुंचाती है। यही आउटपुट यूनिट का काम होता है और उसके हमें समझने योग्य भी बनाती है। जैसे आपके जो मोबाइल की स्क्रीन है वो क्या है? एक आउटपुट यूनिट है। वैसे आजकल टच स्क्रीन मोबाइल आए हुए हैं, तो मोबाइल की स्क्रीन को आउटपुट यूनिट के साथ साथ इनपुट यूनिट भी कहा जा सकता है, बल्कि कहते हैं क्योंकि इसकी सहायता से हम डाटा को इनपुट भी करते हैं। और आउटपुट यूनिट में आपको बता देता हूँ, जैसे प्रिंटर है, कोई भी इंफॉर्मेशन होती है उसको हम प्रिंट करते हैं, तो वो क्या है? एक आउटपुट ही तो है। जैसे स्पीकर है, स्पीकर क्या करते हैं? आवाज़ को बाहर निकालते हैं, तो वो भी बाहर निकालते हैं ना, तो वो क्या है? एक आउटपुट यूनिट है। आप भी अपनी तरफ से कमेंट करके एक एक दो दो इनपुट और आउटपुट यूनिट के नाम हमें बताएंगे। इससे नेक्स्ट वीडियो में इससे संबंधित जो MCQ हैं, जो ऑप्शनल क्वेश्चन हैं, वो हम आपके लिए लेके आएंगे। तब तक के लिए दोस्तों हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, और आपको वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट ज़रूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।